हेलो नमस्ते। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, देखिए आज हम लोग यानी कि सीटेट 2015 के हम लोग पेपर देखेंगे। कौन सा है, देखिए आपका ये आपका फरवरी में हुआ था 2015 में, और जो हमारा सीटेट हो रहा है सीटेट सितंबर सितंबर को ध्यान में रखते हुए हम लोग, ठीक, सितंबर को ध्यान में रखते हुए हम लोग चल रहे हैं, ठीक, जो होने वाला है आपका पेपर। चलिए तो हम लोग इधर उधर की ज्यादा बातें ना करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे और देखेंगे। हम लोग सीडीपी करेंगे। आज पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, सीडीपी हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। अब हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये आपका राइट हो जाएगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। अब थोड़ा समझते चलेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते, एक्सप्लेन को देखते हैं। इसमें देखिए लिया है, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश आवश्यक है, जिससे बच्चा विद्यालय में बच्चों के साथ समय गुजारने एवं बच्चे के अभिभावक समूह, उसके दोस्त या खेलकूद के साथी होते हैं। यह परिवेश बच्चे को नकारात्मक भावों के सापेक्ष सकारात्मक भावों की महत्वता को बताता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन अगर देखे जाए तो डी आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा, निगेटिव पूछा है। अब देखिए थोड़ा समझते चलेंगे, अब एक्सप्लेन को समझेंगे और उसको भी देख लेंगे। कह रहे हैं कि रचनात्मक आकलन के अंतर्गत छात्रों को खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, किसी विषय वस्तु का अवलोकन करना आदि आता है, जबकि विद्यार्थियों का योगात्मक क्रम निर्धारित करना मूल्यांकन का कार्य होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसमें निगेटिव से बाकी इसमें सही है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड करा है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए हमें कौन सा महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसमें सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो हमारा बेस्ट आपका डी आपका सही होगा आंसर, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। थोड़ा हम लोग समझते चलेंगे, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता होती है वह है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना तथा उनकी परेशानियों को जानना एवं उसे हल करना। यह तभी संभव है जब अध्यापिका प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेगी। तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। इसमें देखिए दिया है, तो ऑप्शन अगर निगेटिव पूछा है तो इसमें आपका बी राइट होगा। कह रहा है कि अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अब थोड़ा समझते चलेंगे एक्सप्लेन को। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों की एक अच्छी कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत बच्चों के द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकृति देना एवं उन्हें उस कार्य के लिए और ज्यादा उत्साहित करना। इसके लिए उन्हें बच्चों के साथ रहकर उन्हें स्वीकार करना होगा। एक अध्यापक को अपने रुख को बच्चों के प्रति सकारात्मक रखना होगा। यदि अध्यापक अपने अनुसार बच्चों से कार्य करवाता है तो इससे बच्चे के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमें अब बच्चों के अनुसार कार्य कराना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। कह रहे कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट आपका बी राइट हो जाएगा। कह रहे कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझते चलेंगे। कह रहे कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करना चाहिए। यही वाक्य निष्पक्ष है, बाकी अन्य तीनों वाक्य कहीं ना कहीं किसी लिंग को पक्षपात तरफ इशारा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, तो बी आपका इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, छठे नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में
विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका बेस्ट हो जाएगा बी, अधिगम अशक्तता के। अब थोड़ा समझते चलेंगे। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यह प्रक्रिया जो कि पूरे जीवन चलती रहती है। कह रहे कि अशक्तता का अर्थ होता है कमी, यानी जिन बच्चों के द्वारा लिखने में विपरीत छवियां या दर्पण छवि आदि गलतियां होती हैं, तो वह अधिगम की अशक्तता के कारण होता है। ठीक, यह मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति की संज्ञानात्मक शक्ति काफी हद तक न्यून होती है। इसे मानसिक मंदता भी कहते हैं, मंदन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन अगर देखें तो सी आपका बेस्ट हो जाएगा, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। अब देखा जाए तो इसमें सी आपका सही होगा। एक्सप्लेन को देखते हैं। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को उनके सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 8 लिखा है। कह रहे कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है। अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मक, उच्च वचनबद्धता। ठीक, चलिए थोड़ा समझते चलेंगे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अध्यापकों के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति की प्रतिभाशालिता उसकी उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और तथा उच्च प्रतिबद्धता जैसे गुणों के संयोजन पर निर्भर करती है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, ऑप्शन सी आपका बेस्ट होगा। देखिए ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। एनसीएफ देखिए, अब एनसीएफ 2005 कहता है, सी ऑप्शन सही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये बच्चों के विचारों को समझने का एक तरीका उपलब्ध कराती है, जिससे अवगत होकर अध्यापक उनके विचारों भावों को निर्देशित करता है। अब थोड़ा समझते हुए चलेंगे। देखिए, अगर बच्चा पढ़ते समय अगर कोई गलती है, इसका कहने मतलब एक गलती क्या दर्शाता है, तो यही दर्शाता है कि गलतियां इस कारण के महत्वपूर्ण होती है क्योंकि बच्चे को विचारों को समझने का एक तरीका उपलब्ध कराता है। तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन यानी थिंकिंग, ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालना होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 करें। देखिए कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा शिक्षार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन करते हैं सी आपका बेस्ट हो जाएगा। कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अब थोड़ा समझते चलेंगे। अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके माध्यम से अध्यापक उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन कर अपना शिक्षण कार्य कर सकता है। इसलिए बीच बीच में टेस्ट होना जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 करें। देखिए अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभव में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। तो निगेटिव पूछा, चलिए हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए, ऑप्शन दिया इसमें। अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। कह रहे कि विषय वस्तु को केवल निगेटिव पूछा है ना, तो इसमें निगेटिव आपका हो जाएगा। केवल जहां रहेगा वो आपका निगेटिव होगा।
विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। अब थोड़ा समझते चलें, एक्सप्लेन को देखिए। अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जैसे कि विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर चर्चा और वाद विवाद करना, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण देना, ये अनुभव अधिगम को सुगम बनाते हैं। जबकि किसी विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति कराना अधिगम को सुगम व सार्थक नहीं बनाता है। इसलिए हम लोग प्रैक्टिकल कराया जाता है। याद करके सीखोगे आप लोग तो नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन अगर डी सही है, कह कि उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे। कह रहे यहाँ पे कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा नष्ट हो जाती है तथा कुछ नया सीखने के प्रति उनमें भय या नकारात्मक उत्पन्न होती है, ठीक, जो उनके विकास को बाधित करता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? तो इसमें अगर देखा जाए तो डी आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा, माता पिता एवं भाई बहन। तो एक्सप्लेन को देखेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी जिस समूह से प्राप्त होता है वह माता पिता, भाई बहन एवं पारिवारिक परिवेश है जो एक समूह के रूप में स्वीकार्य है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। कह रहे कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। इसमें देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ये आपका सबसे बेस्ट राइट होगा। कह रहे प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। अब विस्तारित रूप से देखते हैं हम लोग। कह रहे कि विद्यार्थी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उसमें उन्हें सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। अगर इसे देखिए, अगर बच्चे की जहां सक्रियता दिखाई जा रही है वो वाला ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? अगर इसमें देखा जाए तो सबसे आपको बेस्ट आपका डी हो जाएगा, 6 से 11 वर्ष। अब थोड़ा समझते चलेंगे। कह रहे कि परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शामिल किया जा सकता है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। 17 कह रहा है कि आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। करे आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? अगर देखा जाए तो इसका सबसे बेस्ट आपका डी आपका राइट हो जाएगा, प्रकृति पालन पोषण विवाद। अब थोड़ा समझते चलेंगे। कह रहे कि प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद का प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों और उसकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभाव के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूरकता और विरोधाभासों के संबंध में विवेचन किया जाता है। उपर्युक्त प्रश्न में इन्हीं तर्कों का विवेचन किया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कहता है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में
ऐसा करती है, इस मार्गदर्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन अगर देखा जाए तो डी आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा, सहारा देना। थोड़ा समझते चलेंगे। यदि छात्र द्वारा किसी किसी की सहायता से प्रश्नों को हल किया जाता है तो उसे कह रहे उसे बड़ा है तो इस प्रकार के मार्गदर्शन को सहारा देना कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका कौन सी त्रुटि करती है, यानी अध्यापिका क्या करती है। ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसमें आपका सी बेस्ट हो जाएगा, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। थोड़ा समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। कह रहा है कि सभापति एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि सभाध्यक्ष एक सामान्य शब्द है जिसके अंतर्गत पुल्लिंग या स्त्री दोनों आते हैं। अतः अध्यापिका ने एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसमें देखिए कह रहा है, देखा जाए तो सबसे बेस्ट आपका डी आपका राइट हो जाएगा। यह समझाने के लिए अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। चलिए थोड़ा समझते चलेंगे हम लोग एक्सप्लेन को। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। इसके माध्यम से अध्यापक छात्रों का नियमित निदान और उसके बाद सुधारात्मक अनुदेशन के आधार पर उनकी उपलब्धियों और अध्यापन अधिगम कार्य नीतियों के सुधार हेतु मूल्यांकन का उपयोग करता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में समुचित करता है? चलिए देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। तो देखा जाए तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका सी राइट हो जाएगा। सी आपका बेस्ट हो गया, स्तर ये, यानी कि कोहल वर्ग द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तरों में प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत स्तर और इस स्तर पर नैतिक विकास सामाजिक व सांस्कृतिक नियमों जैसे अच्छा या बुरा, सही या गलत आदि की व्याख्या मिलने वाले दंड पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले स्थूल परिणामों में से आंकी जाती है। तो उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? क्षमा चाहेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए हैं। कह रहे कि एक बार रिपीट हम कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन अगर देखें तो इसमें बी आपका सही होगा। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नहीं, थोड़ा समझते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल वही है जिसमें व्यक्ति या बालक स्वतंत्रता पूर्वक तथा सरलता पूर्वक सहभागी बन सके और सामाजिक कौशलों को सीख सके। किंतु यदि विद्यालय में कोई ऐसी बात या कार्य कराया जाता है जो छात्रों के सामाजिक पृष्ठभूमि से भिन्न है तो उनके अनुकूल नहीं है तो इससे छात्रों के समाजीकरण के में विरोध उत्पन्न होगा, जो किसी भी दशा में समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल नहीं है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? अधिगम में आकलन, ठीक, तो देखा जाए तो आपका सी आपका बेस्ट होगा। कह रहे सी ऑप्शन होगा प्रेरणा के लिए। अब थोड़ा समझते चलेंगे। फिर अधिगम में आकलन है, इससे छात्र और अध्यापक दोनों का आकलन होता है। कह रहे कि तथा अध्यापक छात्रों का आकलन कर उनके कमजोरियों की पहचान करते हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। कह रहे छात्र अपनी कमजोरियों को जानकर उसमें सुधार करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो अब देखेंगे ऑप्शन आपका हो जाएगा आत्मसातीकरण, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहे कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण के नाम से जाना जाता है और ये वर्ड किसने दिया था? तो जीन पियाजे महोदय ने दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि
हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है किससे? ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये आपका बेस्ट होगा, व्यक्तिक भिन्नता। थोड़ा समझते चलेंगे। करे कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न हो तो इस प्रकार का अध्ययन व्यक्तिक भिन्नता के संदर्भ में आता है, सिद्धांत में आता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 कह रहा है कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा समावेशी शिक्षा। अब थोड़ा समझते चलेंगे। कह रहे कि शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। इससे एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा करा है, क्वेश्चन नंबर 27 करा है। देखिए, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर यही मात्रा में यही समय पर और सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है किससे? तो संवेगात्मक विकास से। थोड़ा समझते चलेंगे। कह रहे कि माता पिता तथा अध्यापकों को बालकों के संवेगात्मक व्यवहार का अध्ययन करके उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा अवांछित संवेगों को नियंत्रित करने तथा वांछित संवेगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किए जाने चाहिए। शोधन, व्यवसाय तथा रेचन के द्वारा संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग स्क्रीन को देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 कह रहा है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसके कारण एक लक्षण की किसका एक लक्षण है? तो अगर देखा जाए तो लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया आपको हो जाएगा। ठीक, और डिस्कैलकुलिया मैथ से संबंधित हो जाएगा। अब थोड़ा समझते चलेंगे। डिस्ग्राफिया विकृत लिखावट से संबंधित है, लिखने की योग्यता में कमी को प्रकट करता है, जबकि डिस्फेजिया जो होता है समन्वय विकार, डिस्कैलकुलिया गणना विकार और डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होता है। आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? अगर देखा जाए तो बी आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा, सामाजिक अनुभव। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव वाला व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 यानी आखिरी इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है हमारा। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? इसमें देखिए ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक, निगेटिव पूछा है, थोड़ा समझते चलेंगे। अब देखिए तो एक्सप्लेन को समझेंगे। बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत संदर्भात्मक उप सिद्धांत, अनुभवजन्य उप सिद्धांत और घटक उप सिद्धांत शामिल है। इन तीनों उप सिद्धांतों के अनुसार क्रमशः अपने वातावरण के साथ अनुकूलन, समायोजन, अनुभवजन्य व्यवहारिक ज्ञान तथा आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमताएं विकसित होती है। अतः केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना इसमें शामिल नहीं है। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये था आप लोग का 30 क्वेश्चन। उम्मीद होगी ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग अच्छे तैयारी करते रहें। और थोड़ा सा इधर आ जाता है बेचने वाला, फेरी वाला, तो उसकी भी आवाज आती है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक, तो ये था आप लोग का 2015 का प्रीवियस पेपर। आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। तो उम्मीद होगी आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।